Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty Wikipedia, and I also welcome to you our initiative, जहां पर हम SSC CGL 2024 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCQ सब कुछ डिस्कस करा जाता है आपके साथ एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेशंस आपके लिए यूट्यूब पे लेके आते हैं हम, जहां पर आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सब कुछ आपका डिस्कस किया जाएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर चाहे वो क्वांट हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, आपके जीएस के सेक्शंस हो, इंग्लिश हो, एवरीथिंग। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो सके। आपके लिए हमने सारे ऑप्शन अवेलेबल कर रखे हैं, राइट। ये हमारा इनिशिएटिव एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। यूट्यूब पे हम सेशंस आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आते रहते हैं, जहां पर मैं आपके लिए पॉलिटी और हिस्ट्री स्पेशली इन दोनों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आता हूं, डिस्कस करता हूं आपके साथ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और इफेक्टिव हो सके, जो भी लैग आपकी प्रिपरेशन में वो फुलफिल हो जाए, right? So with this, let's start our video. But just before that, I have a very good information with you to share, which is, see this. आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए अभी पीडिया आपके लिए लेके आया है एसएससी सीजीएल 2024 का कंप्लीट कोर्स। यहां पर आपके सामने सी है 2024 के लिए ये कंप्लीट कोर्स है, जहां पर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, सब कुछ अवेलेबल किया जाएगा आपके लिए। इट विल इंक्लूड व्हाट, यहां पर आपके लिए लाइव लेक्चर्स होंगे, राइट। यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, पीडीएफ्स भी होंगे आपके लिए, स्टडी मटेरियल्स की पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज आर इंक्लूडेड इन दिस, राइट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड है। एंड करंट अफेयर्स एज वेल, राइट। करंट अफेयर्स भी निपटा दिए जाएंगे यहीं पर ही सब कुछ। एवरीथिंग, जीएस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, यू नेम इट। मेंटरशिप एंड द बिगेस्ट थिंग जो आपको यहां पे मिलती है, मेंटरशिप, गाइडेंस, जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन आई वुड से इनकम्प्लीट रहेगी, डायरेक्शनलेस रहेगी। एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है प्रिपरेशन के अंदर। हमें रियलाइजेशन बाद में होती है एग्जाम दे के। मेंटर का काम होता है कि आपको सही डायरेक्शन में रखे, हमेशा ये इंश्योर करे कि प्रिपरेशन सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही, जो आप हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो वो सही सब्जेक्ट के अंदर, सही टाइम, सही टॉपिक के अंदर डिवोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। क्या एक ही टॉपिक तो बार बार नहीं पढ़े जा रहे, क्या सिलेबस कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिवीजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, राइट। एवरीथिंग, मॉक टेस्ट लगा रहे कि नहीं लगा रहे, एप्लीकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, हर चीज की एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव बनती है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस कोर्स। एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक आपको स्टडी मटेरियल नहीं, आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है एक तरीके से, राइट। एंड द बिगेस्ट थिंग, इसका प्राइस, जस्ट लुक एट द प्राइस। इनिशियली ये 7500 पे था, विच यू फील आस्क मी, वो भी ज्यादा नहीं है, 7500 भी ज्यादा नहीं था, बट आपके लिए स्पेशल ऑफर पे 4999, राइट, 4999, 5000 ही पूरे नहीं देने, 4999 के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। और ना ही ये सिर्फ सीजीएल के लिए, ये बाकी एसएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपके एमटीएस और डिफरेंट लेवल के एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है ये, राइट। तो अगर आपका ड्रीम है एसएससी के अंदर एक ऑफिसर बनने का, सो दिस इज द वे फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है ये। यू कैन डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशन, गो फॉर इट। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सपोर्ट नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं फिर एनी क्वेरी, राइट। सो विद दिस, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, विच कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अबाउट दिस व्हाट्सएप ग्रुप। बाय द वे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे बायो में आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस व्हाट्सएप ग्रुप? ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे इसके अंदर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी यू कैन फ्रीली आस्क अस ओवर देयर। इस ग्रुप के अंदर एग्जाम रिलेटेड क्वेरी होनी चाहिए। अभी पीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिजॉल्व दैट क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। हम अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट लगाएंगे कि आपकी क्वेरी को जितना जल्दी जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जाए। इफ यू आस्क मी, मैं आपके जगह होता तो इस ग्रुप को वीडियो को पॉज करके अभी के भी ज्वाइन कर लेता, right? So this was another information that I wanted to share with you. Now let's start our video with the first question of the day. Again, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्रोटोकॉल देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को करना है पॉज। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन देखा, उसके बाद वीडियो को करो पॉज, अपने आप करना है आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट, राइट। फिर वीडियो को करना है प्ले और चेक करना है आपका आंसर करेक्ट था या इनकरेक्ट था। इफ इट वाज करेक्ट, वेल एंड गुड, कंटिन्यू। अगर वो इनकरेक्ट था, राइट, तो मेक श्योर कि आपने मिस्टेक कहां पर करी है, आपको वो फाइंड आउट करनी है कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी,
क्या आपको टॉपिक ही नहीं पता था? आपकी रिवीजन में मिस्टेक तो नहीं थी? एच एंड जो भी मिस्टेक हो आपको, बिकॉज आप अपनी मिस्टेक से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे, राइट? बजाय कि सीधा रामायण की तरह वीडियो को देखते चले जाए, पहले रोकना है, देखना है कहां मिस्टेक करिए कहां नहीं करी, फिर कंटिन्यू करना है, राइट? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Concept of the fundamental rights, right? Let's change the color. Yes. Concept of the fundamental rights in the Indian Constitution has been taken from which country? अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट्स है, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से इंस्पिरेशन ली थी उसकी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए किस कंट्री से इंस्पिरेशन ली थी? बाय द वे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है. ऑप्शन है रशिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी. बेसिकली ये बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए, काफी क्वेश्चन आते रहते हैं यहां से. तो इफ यू एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कहां से इंस्पायर्ड है? आंसर इसका ऑप्शन बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई होप आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, अपने आप अटेम्प्ट किया होगा, एंड आई एम होपिंग आपने करेक्ट आंसर भी किया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज इंश्योर करें कहां पे गलती कर रहे हैं, राइट? सी आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following schedules of the Constitution is defined the administration of scheduled caste? Right? Scheduled caste. Basically scheduled caste नहीं, scheduled areas है ये. क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, नॉट कास्ट. तो ऑप्शंस हैं आपके 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज 5th शेड्यूल. सी 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट? इनिशियली 8 थे, अमेंडमेंट करके वी हैव नाउ मेड इट 12. ऐड करते गए विद टाइम, अमेंडमेंट करके 12 अमेंडमेंट है, मतलब 12 शेड्यूल्स हुए. हमें 12 के 12 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? एंड एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, यहां पर आपसे 5th शेड्यूल की बात हो रखी है. 5th शेड्यूल में किसकी बात है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled areas, right? scheduled areas except 4 states. कौन सी 4 स्टेट है वो? राइट, कौन सी 4 स्टेट है वो? मेघालय, राइट, आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा. इनकी बात कहां पर हो रखी है? इनकी बात हो रखी है 6th शेड्यूल के अंदर. इनके बारे में 6th शेड्यूल है, राइट? इन 4 स्टेट्स के अंदर जो भी शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज आते हैं उनके बारे में 6th शेड्यूल के अंदर बात कर रखी है, राइट? सो एज फार दिस क्वेश्चन कंसर्न, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, दैट इज 5th शेड्यूल. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट, कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर? ऑप्शंस हैं आपके 47 सब्जेक्ट्स, 52 सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट्स या फिर 97 सब्जेक्ट्स. सी 7th शेड्यूल, राइट? 7th शेड्यूल में क्या चीज है? 7th शेड्यूल कंटेन्स 3 लिस्ट. इट कंटेन्स 3 लिस्ट. कौन कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, राइट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? ये 3 लिस्ट है इसके अंदर 7th शेड्यूल के अंदर, राइट? अब हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ है? ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट, अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, यस और नो? तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज 52 सब्जेक्ट्स, राइट? सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेंट्रल और स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट है. यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंट्रल लिस्ट and the number of subjects in the state list, right? All right, so next question, correct answer for this question was option B. Okay, in which schedule of the constitution has पंचायती राज been included? PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन से शेड्यूल के अंदर है ये, राइट? ऑप्शंस है आपके A 9th शेड्यूल, B 10th शेड्यूल, C 11th शेड्यूल या D 12th शेड्यूल. सी मैं बता रहा हूं शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल से क्वेश्चन आते रहते हैं. सो यू शुड बी रिमेंबरिंग द 12 शेड्यूल्स, ऑल द 12 शेड्यूल्स कि किस शेड्यूल के अंदर क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है वो, राइट? ओके, सो पंचायती राज की अगर बात करें तो कौन से शेड्यूल के अंदर है ये? इट इज अंडर
द नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल जिसको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, राइट। कौन से ईयर में? 1991 के अंदर, और 1992 के अंदर लागू कर दिया गया था, राइट। 1991 के अंदर 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू किसको किया गया था? 74th अमेंडमेंट के थ्रू करा गया था 10th शेड्यूल को। इसके अंदर क्या है? 10th शेड्यूल के अंदर भी क्या है? इसके अंदर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। ओके, और कौन से पार्ट्स है 9 पीआरआई से रिलेटेड? पार्ट 11 एंड पार्ट 12 किससे रिलेटेड है? सॉरी, पार्ट 11 नहीं, वेट 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 ओके, तो यस, इट वाज पार्ट 9 नॉट 11, सॉरी, बाय मिस्टेक 9 हो गया था। पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज को क्लियर करते हुए चलना है। कौन सा पार्ट है, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा अमेंडमेंट है, राइट। ओके, वेट अ मिनट, यहां पर एक और गड़बड़ है। शेड्यूल जो था वो 10th शेड्यूल नहीं था, सॉरी, इट वाज 11th, इट वाज नॉट 9th शेड्यूल, सॉरी, बाय मिस्टेक। In which schedule of the constitution has Panchayati Raj included? The answer is 11th schedule. Sorry, 9th schedule. By mistake वो गलत आंसर हो गया था। The correct answer is 11th schedule and not 9th schedule. तो प्लीज रेक्टिफाई करें उसको। 9th शेड्यूल तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जहां पर वैलिडेशन होते हैं कुछ एक्ट्स की। 10th शेड्यूल अपने एंटी डिफेक्शन है। 11th शेड्यूल आपका पीआरआई है, और 12th शेड्यूल है अपना अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। काइंडली करेक्टेड, राइट, काइंडली करेक्टेड, इट वॉज बाय मिस्टेक। ठीक है, हो जाती है कभी गलती बच्चों से भी, हमारे से भी हो जाती है। सो इट वॉज अ मिस्टेक, सो प्लीज रेक्टिफाई दैट। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एंड नॉट बी, राइट। इट इज नॉट ए, इट इज सी। ओके, नेक्स्ट। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस? राइट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन से ईयर में किया गया था, राइट। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बेसिस पे फाइनली फिर कितनी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि इंडिया के अंदर स्टेट्स को बांटना था, इंडियन टेरिटरी को कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो स्टेट्स बनाई गई थी। बट वो ऐसे ही नहीं बनाई गई थी, उसके लिए एक एक्ट पास हुआ था बकायदा, कई सारी कमिटीज बनी थी, और अल्टीमेटली फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिसाइड किया था कि यस कर लेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं फॉलो करा जाएगा कि एक स्टेट एक लैंग्वेज के लिए एक अलग पर्टिकुलर स्टेट बना दो। ऐसे तो बहुत सारी स्टेट्स बन जाती, एक ब्रॉड कई सारी चीजों को फोकस में करते हुए, यस, बट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बांटा गया। और वो कौन सी एक्ट थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने फाइनली फिर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी दी थी। और ये बाद में स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन करते करते आज की डेट में कितनी स्टेट्स बन चुकी हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्ट बेसिकली कौन से ईयर में आया है, इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो ऑप्शन है ए 1947, द 1952, द 1956 एंड डी 2002। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1956, राइट। सो फाइनली इन 1953 के अंदर कमिटी बैठाई गई थी, और 3 साल के बाद फाइनली 1956 के अंदर ये एक्ट पास हुआ, और 1956 के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की करी गई थी, राइट। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, एंड आई होप आप सही करेक्ट आंसर कर रहे होंगे, राइट। इफ नॉट देन प्लीज डू चेक वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स। ओके, देन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड? जो 22 लैंग्वेज है हमारी, कौन से शेड्यूल के अंदर है, राइट। मैंने बताया आपको शेड्यूल सारे कवर होते रहेंगे, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, सब अपने आप याद होता चला जाएगा, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन है आपके सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और एथ शेड्यूल,
राइट। किस शेड्यूल, अभी हमने 7 शेड्यूल देख लिया, पहले 11 शेड्यूल भी देख लिया, 12 शेड्यूल भी देख लिया, राइट। अब बात आ रखी है कौन से शेड्यूल की, जिसमें लैंग्वेजेस हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर है इसका 8। 8 शेड्यूल जो अपना है, 8 शेड्यूल के अंदर, राइट, इट टॉक्स अबाउट द 22 लैंग्वेजेस। जो 22 लैंग्वेज है किसके अंदर है, अपनी 8 शेड्यूल के अंदर है, राइट। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in which one of the following parts of the constitution fundamental rights have been mentioned? फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट के अंदर है इन चारों में से, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। ये सबको याद ही होता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट तो डेफिनेटली याद रहता ही है। तो बाय द वे कितने पार्ट्स हैं टोटल, अभी इस टाइम टोटल पार्ट्स है 25 पार्ट्स। एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कितने हैं, 25 पार्ट है। तो क्या हमें सारे के सारे पार्ट याद होने चाहिए? इफ अगर पॉसिबल है तो यस, कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर पता होने चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। लाइक वन ऑफ दिस, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है। लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, यहां तो जरूर पता होना चाहिए। पार्ट 15 भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो ऑप्शन है आपके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या फिर पार्ट 5। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, पार्ट 3 डील्स विद व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के अंदर बेसिकली क्या चीज है, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन, वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज दिस, वन ऑफ द डेफिनेशन की पार्ट 3 के अंदर जो भी राइट आपने इंक्लूड कर दिया उसको आप बोलते हो क्या, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 के बाहर कोई भी राइट होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, बट फंडामेंटल राइट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 बनाया हुआ है। ये एक वन ऑफ द डेफिनेशन है आपकी फंडामेंटल राइट्स की, राइट। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट 3। नेक्स्ट, which among the following part of the constitution is known as the Magna Carta of India? मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, किस पार्ट के 25 में से कौन सा पार्ट है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है? ऑप्शन है आपके ए पार्ट 3, बी पार्ट 9, सी पार्ट 12 या डी पार्ट 15, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, इट विल बी डेफिनेटली, किसको बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स वाला कौन सा पार्ट है, पार्ट 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगेन, राइट। अब मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर्ड है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशली वो पार्लियामेंट्री फीचर भी, इनफैक्ट सब कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हैवीली इंस्पायर्ड है। तो मैग्ना कार्टा भी क्या था, जब ब्रिटेन के अंदर जब पहली बार किसी रॉयल किंग ने, वहां पे एक रॉयल किंग था, उन्होंने पहली बार जब फंडामेंटल राइट से छोटी मोटी चीज दी थी, प्रॉपर फंडामेंटल राइट नहीं थे, बट देयर वाज सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स प्रोवाइड करे थे उन्होंने अपने सिटीजन्स को। तो वो एक रोलर के अंदर आए थे, उस रोलर को उन्होंने मैग्ना कार्टा बोला था। तो वहीं से इंस्पायर होके फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यस और नो, आई बात समझ में? आई होप इस स्टोरी से भी आपको चीजें याद रह जाएंगी। मैग्ना कार्टा किसको बोल रहे हो आप, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, द आंसर इज ए। नेक्स्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी द लॉ मिनिस्टर या डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? सी लॉजिकल है बेसिकली, हमेशा रेजिग्नेशन लेटर आप अपने बॉस को देते हो या एटलीस्ट अपने इक्वलेंट बंदे को जरूर दोगे। अपने से नीचे वाले बंदे को नॉर्मली आप रेजिग्नेशन लेटर नहीं देते, कुछ सर्टेन केसेस को छोड़ के, राइट। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप अमंग द गिवन ऑप्शंस आपको क्या लगता है सबसे इक्वलेंट सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनके इक्वलेंट कौन हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन क्या, वो अटॉर्नी जनरल होगा? नहीं। क्या लॉ मिनिस्टर होंगे? नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे नॉर्मल कोई और जज हो, वो किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? अपने प्रेसिडेंट साहब को, राइट। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बी चोजन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कई बार पहले भी कर चुके हैं कि लोकसभा में सिलेक्ट होने के, लोकसभा के अंदर एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए आपकी, एज क्राइटेरिया पूछा हुआ है। लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन है आपके ए 18, बी 21, सी 25 या डी 30। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 25। मिनिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो, और अगर राज्यसभा के लिए लड़ना तो कितनी होनी चाहिए, 30। इसीलिए कहीं ना कहीं इनको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, किसको, राज्यसभा को। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को क्या बोला जाता है, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, यस और नो। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस, इसको अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होंगे, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटी लोगों को, वहीं से नेम भी आया इसका लोकसभा, क्योंकि डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके भी आते हैं, हम ही इलेक्शन को लड़ते हैं, उनको यस वोट भी देते हैं। वेराज राज्यसभा, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, तभी इसका नाम भी राज्य वहीं से आया, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यस और नो। सो आई होप इससे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे भी, कि आपको नेम से पता लग जाए कौन सी चीज क्या है, क्यों ऐसा नेम है, यस और नो, पर्पस पता लगता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लें तो। नेक्स्ट सी, आंसर इज सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत, राइट। जो अपना 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, राइट, जिससे कौन से पार्ट ऐड किए गए थे, राइट, पार्ट 9 और पार्ट 9, और 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9A, और कौन सा शेड्यूल, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से, और 12th शेड्यूल अपना 74th अमेंडमेंट से, यस और नो। तो ये जब पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था, ये हमने एक पर्टिकुलर आर्टिकल था, माइंड यू टेल मी, वो डीपीएसपी के अंदर था, आपको हिंट भी दे रहे हैं, डीपीएसपी के अंदर एक पर्टिकुलर आर्टिकल था, गांधीयन प्रिंसिपल बोला जाता है जिसको, उसी आर्टिकल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया था, इंप्लीमेंट किया था बाय द वे। वो था आपका पंचायती राज से रिलेटेड, जिसमें बोला हुआ है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल है ये। तो कौन सा आर्टिकल नंबर है, आपसे वो आर्टिकल नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके ए आर्टिकल 31, बी आर्टिकल 33, सी आर्टिकल 40 या डी आर्टिकल 48। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। तो आपसे आर्टिकल 40 के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, जहां पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, राइट, उसी को इंप्लीमेंट करके आपका 73rd 74th अमेंडमेंट्स आया है, यस और नो। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। डीपीएसपी हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट देखा था, जो कि यूएसए से इंस्पायर्ड था। अब पूछ रखा है कि डीपीएसपी कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है, बाय द वे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है अपने, क्या, डीपीएसपी। आर्टिकल कहां से कहां तक, 36 से लेके 51 तक, यस और नो। ये जस्टिसेबल नहीं होते, राइट, बट कौन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो क्या आंसर होगा इसका, क्या इसका आंसर यूएसए होगा, क्या साउथ अफ्रीका, आयरलैंड या रशिया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है क्या चीज, डीपीएसपी, जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंश्राइन कर रखे हैं पार्ट 4 के अंदर, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, राइट। नेक्स्ट, which among the following princely state was merged in India by पुलिस एक्शन, राइट। पुलिस एक्शन के थ्रू कौन सी प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया था। ये कब की बात हो रखी है, वही स्टेट रियूनेशन एक्ट से की बात हो रखी है यहाँ पर, यस और नो। उससे पहले की बात है बाय द वे, स्टेट रियूनेशन एक्ट से पहले की बात है, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट, इंडिया जब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी क्या हो गया, दो पार्ट, इंडिया बन गया और इस साइड पाकिस्तान बन गया। तो अब ब्रिटिश ने जो क्या ऑप्शन दिया था कि जो भी टेरिटरीज जो पाकिस्तान वाली साइड थी या जो भी इंडिया वाली साइड है, राइट, उन सबको ऑप्शन दिया, जो प्रिंसली स्टेट थी बाय द वे, कि भाई आपकी मर्जी है, या तो आप इंडिया के साइड ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि प्रिंसली स्टेट्स जो है, इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, और यू कैन ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट। तो देयर वर अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया की साइड थे, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था,
जो पाकिस्तान की साइड थी उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था बाय द वे। पर इन 542 में जो इंडिया की साइड थी 549 ने तो चुपचाप इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बच गई तीन। तीन में से कौन कौन सी थी? एक हैदराबाद, अदर वो जूनागढ़, एंड थर्ड वॉज कश्मीर। तो ये जो तीन प्रिंसली स्टेट थी, इनको ज्वाइन करवाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाई गई थी। सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुलिस एक्शन से कौन सी जो है प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया था, पुलिस एक्शन की जरूरत किसमें पड़ी थी? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद को एक ऑपरेशन पोलो हुआ था, ऑपरेशन पोलो, जिसके थ्रू हैदराबाद को बाय पुलिस एक्शन इंडिया के अंदर ज्वाइन करा दिया गया था, इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे उस टाइम क्या थे, होम मिनिस्टर थे। उन्हीं की वजह से ये तीनों के तीनों स्टेट भी इंडिया के अंदर ज्वाइन हो पाई थी अलग अलग वे से। यस सर नो? अभी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था बाय द वे सिर्फ हैदराबाद के बारे में, जहां पे पुलिस एक्शन से ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसको ज्वाइन करा दिया गया था। राइट? ओके, नेक्स्ट। द आंसर इज बी। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और अ पर्टिकुलर रीजन? कौन से आर्टिकल के थ्रू किसी पर्टिकुलर स्टेट की नेम बाउंड्री वगैरह चेंज करी जा सकती है? ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 3, आर्टिकल 36, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 371। बाय द वे कौन सा पार्ट डील करता है इससे? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ये सारे फीचर्स डील करे जाते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो आपको हिंट मिल गया यहीं से ही। तो कौन से आर्टिकल है गिवन? ऑप्शंस सिर्फ एक ही आर्टिकल बनता है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंदर बताया हुआ है कि पार्लियामेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू चेंज द नेम बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड एवरीथिंग। स्टेट की मर्जी नहीं चलती, पार्लियामेंट की चलती है। स्टेट से तो सिर्फ प्रेसिडेंट एक व्यू ले लेता है उनसे। राइट? बाय द वे आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपने व्यूज ले लेगा स्टेट के सिर्फ, और वो बाइंडिंग नहीं होंगे, मैंडेटरी नहीं होंगे। उनसे पूछ लिया कि भाई आपका क्या मानना है, उनके व्यूज ले लिए, अब आप आगे पार्लियामेंट की मर्जी है, फिर चाहे वो कुछ मर्जी करे, स्टेट की नहीं चलती। राइट? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 3। यस और नो? ओके, सी आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बाय द वे, स्टार्टिंग में भी करा था बट इंपॉर्टेंट है तभी बार बार आ रहा है। तो ऑप्शन है आपके वही पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 8 या पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप करेक्ट आंसर कर रहे होंगे और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए चले जा रहे होंगे, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही होंगी। राइट? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम पहले भी देख चुके हैं इसमें। यस सर नो? सो आंसर इज ए। नेक्स्ट। Who became the first chairman of the Indian Constituent Assembly? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले चेयरमैन कौन थे? ध्यान रखना, यहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूछा हुआ है, ध्यान रखना किसका पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सी राघवाचारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्या इसका आंसर बी आर अम्बेडकर है? नो, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, ना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एज अ होल। जवाहरलाल नेहरू? नो। राजेंद्र प्रसाद? यस। राघवाचारी? नो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज इवन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन भी थे। यस और नो? So with this, the correct answer is option C. And with this, we have reached the end of our video. This was all for the day. But just before ending, I want to tell you about one important thing, which is what? Which is the micro courses. See, अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है, लेट्स से क्वांट के अंदर आपको सिर्फ ज्योमेट्री प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? अगर आपको कोर्स परचेज करना है कोई, पहला ऑप्शन तो होगा कि आप पूरा का पूरा कोर्स ही परचेज करो। राइट? जहां पर आपके सारे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। राइट? विच इफ यू आस्क मी बहुत ही रिडंडेंट है, बिकॉज आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीकनेस थी, बाकी सब तो आपको प्रिपेयर्ड था। राइट? तो उसके लिए पूरा कोर्स आई थिंक अफोर्डेबल नहीं होना चाहिए, काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपको। सेकंड ऑप्शन होगा कि आप सिर्फ मॉड्यूल परचेज करो, लेट्स से क्वांट का, क्योंकि आपका क्वांट में डाउट है, सिर्फ क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लो। वो पहले ऑप्शन से तो बेटर ही है। यस और नो? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपके पास इससे भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आप सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पेमेंट करें और सिर्फ टॉपिक को प्रिपेयर करें, पूरे मॉड्यूल परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका आता है माइक्रो कोर्सेज।
राइट, जो कि अभी पीडिया का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है, जहां पर आप सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पेमेंट कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस दिस माइक्रो कोर्स, राइट। फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट abhipedia.abhimanyu.com। जैसे ही लॉग इन करेंगे ये वेब पेज खुलेगा आपके सामने। नाउ चूज एग्जाम फ्रॉम हेयर, स्क्रॉल डाउन, चूज एसएससी सीजीएल एग्जाम, दिस विंडो विल पॉप अप। नाउ गो डाउन, सी माइक्रोवर्स। नाउ अपना नंबर एंटर करें, ओटीपी वगैरह एंटर करें। नाउ सी दीज आर द कोर्सेज। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वांट के अंदर चलते हैं। जैसे आप क्वांट को ओपन करेंगे, राइट, दीज ऑल कोर्सेज विल कम। सी मिक्सचर एनालिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। तो जो भी आपको सही लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस फॉर यू, माइक्रो कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्सेज, खाली टेस्ट सीरीज चाहिए, फ्री, और हमारे फ्री इनिशिएटिव तो आपके लिए आते ही रहते हैं। So whichever way you find comfortable in joining us, you can go for it. The registration link for each and everything will be provided in the description box, and the support number is also there. Until our next video, I wish you good luck. Take care and bye-bye. Thank you.